वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया था, न्यूमेरिकल्स किए थे हमने इस पे। ठीक है, अभी क्या करता हूँ मैं, ये लेक्चर स्टार्ट मेन जो पार्ट है इसका, असल में हम इसमें स्केलर्स और वेक्टर्स देखने वाले हैं। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने जो कुछ पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करने वाले हैं। ठीक है, जो कुछ हमने समझा है तो वो हम किस हेडिंग के अंदर देखेंगे, हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो कुछ पढ़ा था, उससे जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस आए हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, उसको जल्दी से टेबलर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, इससे हमें थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहला जो अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें तो बहुत सिंपल है, सीधा है। क्या डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी। तो एक तो हमारे पास ये हो गया डिफरेंस, सिंपल है। दूसरा देखो, आपने नोट किया था कि जो डिस्टेंस है, अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर आप ध्यान दो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, बट डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, मूव कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तीसरा सिंपल है, ये पॉइंट तो आपने अपने लास्ट में न्यूमेरिकल किया था, छोटा सा प्रॉब्लम की, तो उसमें भी आया था कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या उसके इक्वल होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हमेशा ऐसा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की बात अगर करें तो डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट इसका यही लिखना है, बस उल्टा लिखना है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ऑलवेज। ये हो गया। क्लास में आपको पहले भी बताया था इस बारे में कि जो डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है इसमें डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बट डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का भी मतलब है, क्योंकि हमें हमेशा बताना है कि किस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, तो उसकी फाइनल पोजीशन से पता लगता है। इसलिए हम इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है, और डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता, सिंपली क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड है, वो जो आप नंबर है कि 20 किलोमीटर मूव किया या 40 किलोमीटर मूव किया, वो जो 40 है किलोमीटर, वो क्या उसका मैग्नीट्यूड है। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां से समझ में आ गया कि डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। आज हमें वही देखना है कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। फिलहाल मैं आपको जल्दी से यहीं पे बता दे रहा हूँ, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर
डिस्प्लेसमेंट के लिए जो है वो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ में है। अच्छा, ये जो बाकी फर्स्ट 3 पॉइंट बहुत क्लियर है, ये हमने समझ भी लिए थे। लास्ट पॉइंट को थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे आपको कि कैसे ये डिफरेंट टाइप की क्वांटिटी है जिसको हम स्केलर बोल रहे हैं, और कैसे डिफरेंट टाइप की क्वांटिटी जिसको हम वेक्टर बोल रहे हैं। तो देखो जैसे कि मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए से उसने स्टार्ट किया मूव करना, कुछ इस तरह से गया और पॉइंट बी रीच किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, उसके बाद दोबारा से वो मूव किया और फाइनली वो पॉइंट सी पहुंच गया। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये 7 किलोमीटर है, ए से बी इसने जो मूव किया, बी से सी जो डिस्टेंस मूव किया, डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ द पाथ जो है वो मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर है, ठीक है, ये 10 किलोमीटर। तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, इसने जो ए से बी गया और बी से फिर सी गया, तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस ऑब्जेक्ट ने, तो आप क्या बताओगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल बी इक्वल्स टू जो ए से बी से डिस्टेंस ट्रैवल किया प्लस बी से सी किया, तो क्या हमें सिंपली पाथ का लेंथ निकालना है, तो वो कितना आएगा 7 + 10 यानी कि 17 किलोमीटर आएगा। तो कितना आएगा 17 किलोमीटर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपसे बोल दिया जाए कि बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, मतलब जब वो ए से बी गया और फिर बी से सी गया तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो पहले ए से बी देखते हैं, ए से बी जो है मतलब यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी ये होगा, एक लाइन होगा स्ट्रेट लाइन, और बी से सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये लाइन होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ए से बी जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल मान लेते हैं, आप क्या है यहाँ पे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, सिंपली जैसे वैल्यू में 7 किलोमीटर लिया वैसे मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ। मान लेते हैं ए से बी जो है वो 4 किलोमीटर ले लेते हैं, 4 किलोमीटर से, ठीक है। और मान लेते हैं जो बी से सी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका 3 किलोमीटर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी गया है इस पाथ से और बी से फिर सी गया है तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, 4 + 3 ये बोलोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल या नेट भी बोलते हैं इसको, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट या टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा 4 + 3, ये होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, 4 + 3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप, ए से बी गया और बी से सी गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन ये उनके बीच को जोड़ने वाली जो लाइन है ये है ना नेट डिस्प्लेसमेंट, तो 4 + 3 नहीं होगा यहाँ पे, समझ में है क्या डिफरेंस है, डायरेक्शन देखनी है हमको, नेट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये रहा, जब डिस्टेंस था तो उसमें हमने डायरेक्शन देखी नहीं, सिंपली आपको पता था 7 इधर 10 इधर ऐड कर दिया, बट नेट डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हुआ है, ऐसे थोड़ी ना हुआ है। ऐसे अगर सिर्फ बोला जाए ए से बी कितना डिस्प्लेसमेंट है तो 4 है, बी से सी कितना है 3 है, बट अगर बोला जाए ए से बी और बी से सी फाइनली टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है तो वो ये होगा ना। अब अगर मान लेते हैं ये 90 डिग्री है, सिंपल प्रॉब्लम करने के लिए ये 90 डिग्री है, तो ये लेंथ निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, आप अगर लगाओगे ये 4 है और ये 3 है, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करोगे यहाँ पे तो देखोगे ये जो साइड आ रही है 5 किलोमीटर निकाल सकते हो आप इसको करके, ठीक है। अगर जो परपेंडिकुलर और मतलब जो दो परपेंडिकुलर्स हैं आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं, जो 90 डिग्री जो आर्म्स होती हैं, अगर उनकी वैल्यू 4 और 3 है तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज 5 आता है, तो ये 5 किलोमीटर। तो देखो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 4 नहीं है, क्या है वो 5 किलोमीटर, सॉरी 4 + 3 नहीं, मतलब 7 किलोमीटर नहीं है, 4 + 3 कितना होगा 7 किलोमीटर, बट ये नहीं होगा, कितना होगा 5 किलोमीटर। अभी हमें क्लियर दिख रहा है कि तो देखो कैसे जब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की तो ये बिल्कुल वैसे वर्क नहीं कर रहा है जैसे डिस्टेंस वर्क कर रहा है। डिस्टेंस जब आप टोटल डिस्टेंस की बात करते हो आप सिंपली ऐड कर देते हो दोनों को, जैसे कि आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो, बट जब आप क्या करते हो डिस्प्लेसमेंट जैसी क्वांटिटी, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जब इसको आप टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो या किसी वेक्टर क्वांटिटी का टोटल निकाल रहे हो तो आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। 4 + 3 इज नॉट द टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, 5 किलोमीटर होगा, क्लियर हुआ।
इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो सिंपल जो अलजेब्रा है कि सिंपली आपको अगर किसी चीज का टोटल निकालना है तो उसको ऐड कर दो तो वो आ जाएगा, उसका टोटल आ जाएगा, नेट आ जाएगा। वो उस टाइप की जो अलजेब्रा है उसको हम स्केलर अलजेब्रा बोलते हैं, जो स्केलर क्वांटिटीज फॉलो करती हैं। जैसे मैं इसका आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए बास्केट है, उसमें अगर आपने 5 kg फ्रूट रखा है, अब 2 kg फ्रूट और रख दो तो टोटल कितना हो जाएगा 7 kg। आप सिंपली क्या नंबर की तरह ऐड कर रहे हो जैसे अलजेब्रा में करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी, जो स्केलर क्वांटिटी अब यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, मास ऐड कर रहे हैं। तो मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि मास का कोई डायरेक्शन का मतलब तो है नहीं। और दूसरी चीज क्योंकि वो स्केलर की तरह उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, स्केलर की तरह ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमने इसको स्केलर की तरह ऐड नहीं किया। 4 + 3 नेट डिस्प्लेसमेंट 7 नहीं है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 किलोमीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी को एक और चीज समझाने के लिए, इसी चीज को समझाने के लिए कि जो वेक्टर क्वांटिटीज है वो सिंपली आप ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर क्वांटिटीज में क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटीज है वो डिफरेंट टाइप के अलजेब्रा फॉलो करती होंगी, उसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, अभी तक स्केलर अलजेब्रा की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो स्केलर क्वांटिटीज फॉलो करते हैं, वो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा डिफरेंट होता है। अलजेब्रा में मतलब हम क्या करते हैं, क्वांटिटीज का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स का, क्वांटिटीज का। ठीक है, तो अभी तक आप सिंपली समझते थे कि अगर x + x क्या होता है 2x होता है ना। तो वो सिंपली स्केलर अलजेब्रा था, वहां पे डायरेक्शन नहीं था, सिंपली मैग्नीट्यूड था। इसका मैग्नीट्यूड x है, दूसरी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड x है, दोनों को ऐड करो तो 2x आएगा, मतलब 1 + 1 2 होता है। इस तरह से हम डायरेक्शन की बात ही नहीं करते थे, वो था स्केलर अलजेब्रा। यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, जो वेक्टर्स का अगर आपको एडिशन करना है, दो वेक्टर्स हैं कि नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ, उसके लिए आपको कैसे आप वो जो सम है वो कैसे निकालोगे वो हमें देखना है। वो किसमें हम देखेंगे, वेक्टर अलजेब्रा में देखेंगे। ठीक है, तो वही हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, वेक्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। बट मैं उससे पहले एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि वेक्टर्स जो है वो नॉर्मल जो अलजेब्रा है तो उसको स्केलर अलजेब्रा है उसको नहीं फॉलो करते। ठीक है, देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे मान लो यहाँ पे एक मेरे पास एक कोई ब्लॉक है, सिंपली कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दो पर्सन लेता हूँ, दो आदमी हैं जो कि जिनकी स्ट्रेंथ सेम है, किसी चीज को पुल करने की स्ट्रेंथ सेम है। मान लो एक ने इसको पुल किया x की स्ट्रेंथ से, पुल किया उसने, उसकी स्ट्रेंथ x है। दूसरा भी इसी को इसी डायरेक्शन में पुल कर रहा है, ऐसे ही दोनों सेम डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। वो जब पुल करेगा तो वो भी x से ही करेगा, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है तो दोनों सेम ताकत लगा के उसको पुल कर रहे हैं। तो क्या होगा बताओ, टोटल इस ऑब्जेक्ट पे कितना पुल आ जाएगा, इस ऑब्जेक्ट पे टोटल पुल आ जाएगा डबल इसका, क्योंकि दो लोग सेम डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, तो 2x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और केस लेते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, वही तो पर्सन है, इस बार एक जो है वो इस तरफ पुल कर रहा है x स्ट्रेंथ से, और दूसरा जो है यहाँ पे इस तरफ पुल कर रहा है वो भी x स्ट्रेंथ से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पे नेट पुल कितना होगा, नेट पुल कितना होगा इस ऑब्जेक्ट पे, तो आप क्या कहोगे, 0 कहोगे कि नहीं कहोगे? नेट पुल 0 होगा क्योंकि ये इधर से इसको पुल कर रहा है, इधर से पुल कर रहा है, तो ये कहीं नहीं जाएगा, अपनी जगह जाएगा, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ सेम है तो कहीं नहीं जाएगा। नेट पुल क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। अगर मैं ऐसे सिंपली बोलूं, इस ऑब्जेक्ट पे दो लोग सेम स्ट्रेंथ वाले पुल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पुल कर रहे हैं इसको, तो नेट पुल कितना होगा, तो 2x सेम हुआ इस केस में। देखो सेम केस है, दोनों में उतने ही स्ट्रेंथ वाले दोनों लोग थे और x स्ट्रेंथ से ही पुल कर रहे थे, बट यहाँ डबल हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। क्यों, क्या डिफरेंट है दोनों में? डिफरेंट है डायरेक्शन, यहाँ पे इस डायरेक्शन में पुल है और इसमें इस डायरेक्शन में पुल है। यहाँ पे जो दोनों की वजह से पुल है सेम डायरेक्शन में। यहाँ समझ में आ रहा है डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली आप ये नहीं कह सकते कि इन दोनों को ऐड करके 2x आ गया, यहाँ पे तो 0 आ गया। तो ये जो अलजेब्रा है, ये अलजेब्रा, इसको हम वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। तो एग्जैक्टली वेक्टर्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल्स हैं, वो सारी चीजें हम अभी देखेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ मेनली जो है एडिशन की बात करेंगे। अगर मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, जैसा कि अभी डिस्प्लेसमेंट में देखा था हमने, तो ये डिस्प्लेसमेंट देखो, फर्स्ट वेक्टर 4 किलोमीटर का a से b,
और 3 किलोमीटर का BC। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है 5 आया। इन दोनों को ऐड करके नहीं आया, दूसरे तरीके से आया, वो तरीका हम सीखेंगे। यहाँ तो एंगल 90 था तो इजीली हो गया, मान लो एंगल 90 नहीं होता तब कैसे निकालते, वो चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, वो हमारा वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट। तो जल्दी से थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। तो फिजिक्स में हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं आप उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो वो किसके बेसिस पे था कि कौन कौन सी क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट हैं अदर क्वांटिटीज के, या फिर कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि बाकी सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। ठीक है, तो वो था हमारा, इस बेसिस पे उसका कैटेगराइजेशन था। अब यहाँ पर मैं फिजिकल क्वांटिटीज का एक और कैटेगराइजेशन की बात करने वाला हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें हम क्या करेंगे, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे बेस्ड ऑन वेदर डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट और नॉट। उस क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है उसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है, डायरेक्शन मीनिंगलेस। जैसे मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मास किसी डायरेक्शन में नहीं होता है, तो सिंपली ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। तो वहां पे सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड, कितना मास है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो अभी हमने देख भी लिया है। जैसे अभी स्केलर डिस्प्लेसमेंट देखा था, और अब मैंने आपको स्ट्रेंथ के बारे में बात की। एक्चुअल में वो क्वांटिटी जो होती है वो फोर्स होती है, तो उसके बारे में हम आगे चलते पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज को अगर मैं लिखना चाहूँ, कौन स्केलर क्वांटिटीज क्या है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज जिसमें क्या होगा, विच हैव magnitude as well as direction। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ये जो स्केलर क्वांटिटीज है वो सिंपली जो हमारा नॉर्मल अलजेब्रा है, स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। तो इट फॉलोज, जो मैंने आपको करके दिखाया है अलजेब्रा, सिंपली जब एडिशन करते हैं, जैसे मैंने आपको फ्रूट बास्केट वाला एग्जांपल दिया था और डिस्टेंस वाला एग्जांपल दिया था, ये क्वांटिटीज क्या है, या इट फॉलोज, ऐसी क्वांटिटीज जो है इट फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा, ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करती है फॉर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और वही हमको देखना है थोड़ा सा उसके बारे में। ये सिंपली एक तरह से छोटा सा डिस्टिंक्शन हो गया हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। फिलहाल के लिए मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे स्केलर का अभी हमने देखा डिस्टेंस देखा था, अभी हमने मास की भी बात की थी, तो मास भी स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे एक एग्जांपल, अभी फिलहाल हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। मैं यहाँ पे फोर्स भी लिख दे रहा हूँ, बाकी हम बाद में इसको देखेंगे। फोर्स के मैंने आपको स्ट्रेंथ के टर्म्स में, पुल के टर्म्स में आपको एग्जांपल दिया था कि कैसे फोर्स की क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारा स्केलर और वेक्टर के बारे में हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, अब जैसे जैसे अभी तक हम जब स्केलर्स पढ़ते थे तो उनके लिए वेरिएबल्स यूज करते थे रिप्रेजेंट, जैसे एक्स वाई जेड, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। या सिंपली रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ वेरिएबल्स या लेटर्स यूज करते हैं। वैसे ही जब हम वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को या वेक्टर अलजेब्रा में उनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें करते हैं। तो एक तरह से हम डिफरेंशिएट करने के लिए स्केलर्स को वेक्टर्स से उनके लिए पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, जैसे कि हम उसको डिफरेंशिएट कर सके किसी पर्टिकुलर स्केलर क्वांटिटी से। तो पहली चीज क्या है,
कि जैसे हमने अभी देखा था डिस्प्लेसमेंट नाम वाला, कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी कोई ऑब्जेक्ट गया है इस पाथ से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, अलोंग ए बी, ए से बी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा अगर वो ए से बी गया है इस पाथ से। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए पहली चीज, अगर मैं इस ए से बी की जो लेंथ है उसको मेजर करूं तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जैसे 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं 3 किलोमीटर है। दूसरा इसका डायरेक्शन भी तो इम्पोर्टेंट है, तो मैंने डायरेक्शन के लिए आपको बताया था ए से बी, तो बार बार ए से बी बोलने से अच्छा हम क्या करते हैं, सिंपली जब हम पेपर पे दिखा देते हैं सिंपली एरो बना सकते हैं। यहाँ पे ये क्लियर दिखा रहा है, ये जो एरो दिखा रहा है वो कहाँ से कहाँ है, ए से बी की तरफ है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस एरो के डायरेक्शन में, यानी कि हम एक एरो यूज करते हैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का। तो ये जो एरो है वो इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, ये इसका हेड हो जाता है, ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, टेल हो जाता है। एरो का जो डायरेक्शन है, एरो हेड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगा उस वेक्टर क्वांटिटी का। हमें डायरेक्शन तो बता दिया, मैग्नीट्यूड का क्या है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये जो एरो की लेंथ है, लेंथ ऑफ द एरो, वो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। हेड क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। अभी समझ में आ गया होगा कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि दोनों के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो हम एरो यूज करते हैं। एरो का जो लेंथ होगा वो बताएगा कि कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, और जिस डायरेक्शन में उसका हेड होगा एरो का, वो डायरेक्शन होगा किसका, उस वेक्टर क्वांटिटी का। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने दो वेक्टर क्वांटिटी बनाए, तो आप क्लियरली बता सकते हो, मुझे पहले ही बताओ इन दोनों में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। देखो यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बहुत सारी, तो इसलिए मैं एक जनरल टर्म यूज कर रहा हूँ जिन सभी को, जो डिफरेंट ऐसी क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, इनको कॉमनली क्या कहते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। इसलिए मैं सिंपली बोल रहा हूँ वेक्टर क्वांटिटी। अब वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, ऐसे और भी वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिंपली ये दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। पहले आप मुझे इसमें देख के बता सकते हो, मान लेते हैं ये फर्स्ट वाली और सेकंड वाली है, क्या आप इसमें देख के बता सकते हो कौन सी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। क्योंकि मैंने क्या बताया, जिस एरो की लेंथ ज्यादा होगी, एक्चुअली में जो एरो का लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। तो जिसका लेंथ ज्यादा होगा, यानी 2 वाला जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 वाले जो वेक्टर है उससे ज्यादा है। समझ में? दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं उसका डायरेक्शन क्या है, मतलब वेक्टर जो छोटी फर्स्ट वाले जो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, मैग्नीट्यूड पता लग गया, मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा, आप इसकी लेंथ मेजर करके बता सकते हो, ठीक है। दूसरा पूछेगा कि इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये इस तरफ है, जो एरो जिस डायरेक्शन दिखा रहा है ये डाउनवर्ड्स है, ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिकली बताएं तो आप एंगल से बता सकते हो, आप बोल सकते हो कि हॉरिजॉन्टल से ये इतना एंगल जो है, मान लेते हैं 30 डिग्री है, क्योंकि एरो जो है वो इस डायरेक्शन है ना, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे ये डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का। इसका देखो क्या है, हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड्स है, हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड्स मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो आप बोलोगे कि हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड 60 डिग्री डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर। इस तरह से आप एंगल से डायरेक्शन बता सकते हो, एंगल से आप कोई भी डायरेक्शन बता सकते हो ना। जैसे मानो कोई चीज इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में वेक्टर, तो उसका एंगल आप मेजर करके बता सकते हो, लगभग 120 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, या इधर से भी एंगल बता सकते हो, एंगल से आप डायरेक्शन बता सकते हो, ठीक है। तो या फिर सिंपली अगर हम ड्रॉ किया है वेक्टर को, क्लियर दिखा रहा है कि वो इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। इसके अलावा हम और वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे जो हमारे जनरल डायरेक्शंस होते हैं उनको यूज करते हैं कि नॉर्थ में है कि ईस्ट में है, या 50 डिग्री टू द नॉर्थ, 60 डिग्री टू द ईस्ट, इस तरह के लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। परफेक्टली वेस्ट में तो बोलते हैं कोई वेक्टर वेस्ट में है, ईस्ट में तो ईस्ट में है, डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ में हुआ तो नॉर्थ में है, इस तरह से हम डायरेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया एक तरीका रिप्रेजेंटेशन का वेक्टर्स का। तो अगर मैं आपसे अच्छा एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, कि जैसे कि मैंने बोला ये वेक्टर है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, बट हम जनरली क्या करेंगे, वेक्टर्स को नाम से बुलाएंगे। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ ए वेक्टर, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे देता हूँ बी। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली वेक्टर्स के लिए जब हम वेक्टर्स का कुछ नाम देते हैं तो
वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। वो क्या करना है आपको, उसके ऊपर एक छोटा सा एरो बनाना है। इससे पता लग जाएगा कि ये जो ए है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए बी के ऊपर भी क्या बनेगा, एक छोटा सा एरो। तो जैसे कोई एक वेक्टर का आपने नाम दे दिया ए, तो उसके ऊपर एरो दिखा दिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स दैट ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में? क्योंकि आपको पहले से पता है कि आप जनरली जब x y z वेरिएबल्स लेते थे मैथ्स में या फिजिक्स में, तो वहां पे जब आप एरो नहीं दिखाते थे तो मतलब स्केलर क्वांटिटीज की बात करते थे। अब अगर आप वेक्टर क्वांटिटीज के लिए जब यूज करोगे, आप उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे, तो वहां पे क्लियर होना चाहिए ना कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। वैसे इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में उसके ऊपर हमें एरो बनाते हैं हमेशा। कोई भी जो वेक्टर है उसका अगर आपको नाम देना है तो उसके ऊपर एक एरो जरूर दिखाना है, ठीक है। इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको हम रीड करेंगे वेक्टर ए, ठीक है। इसको हम रीड करेंगे वेक्टर ए इस तरह से। ये तो पार्ट हो गया रिप्रेजेंटेशन का, कैसे हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे काफी सारे, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे पूरा मैथ्स में पूरा चैप्टर्स रहेंगे वेक्टर्स के ऊपर। फिलहाल हम जितना रिक्वायर्ड है उतना यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं वेक्टर्स के बारे में। फिर हम आएंगे कैसे नेट डिस्प्लेसमेंट जैसे निकालना था, अगर एंगल 90 डिग्री नहीं होता तो कैसे निकालते हैं, उस तरह के केसेस में आएंगे। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट हो गया। अभी देखते हैं हम एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे कि अगर मान लो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मुझे दे रखा है डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 किलोमीटर है, और क्या बताना है मुझे यहाँ पे, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सिंपली नॉर्थ ईस्ट लिख दूंगा तो क्लियर कि नॉर्थ ईस्ट में। अब मैं इसके लिए एक वेक्टर ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके, रिप्रेजेंटेशन के रूल्स को फॉलो करके। तो देखो कैसे बनाऊंगा मैं एक वेक्टर। पहले मैं डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा, ये ईस्ट रहेगा और ये वेस्ट रहेगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब परफेक्टली इनके मिडिल में आएगा, है ना, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली इस डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन होगा। इस तरह वाला डायरेक्शन क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। तो नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन होगा। तो मुझे 4 किलोमीटर का एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बनाना है। अब 4 किलोमीटर का मैं लाइन क्यों ड्रॉ करूंगा, जैसे मैंने बताया कि कोई वेक्टर है उसका जो लेंथ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो 4 किलोमीटर को अगर मुझे पेपर पे बनाना है या ग्राफ पेपर पे बनाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे। आपने स्केल्स का यूज किया होगा मैथ्स में। हमें डिसाइड कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 4 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सॉरी 1 सेंटीमीटर जो है 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे 4 किलोमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं अगर 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 किलोमीटर के इक्वल। इस तरीके से हम स्केल्स डिसाइड करके ग्राफिकली पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को, क्लियर हुआ। तो 1 सेंटीमीटर जो है 1 किलोमीटर है, मुझे 4 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना है, यानी कि 4 सेंटीमीटर की एक 4 सेंटीमीटर का एक एरो हमें ड्रॉ करना होगा, जिसको हम वेक्टर बोल रहे हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है, 4 सेंटीमीटर का एरो तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। मान लो ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर इतना ले लेते हैं, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर है, मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, 4 सेंटीमीटर ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो फिर क्या तीनों सेम है क्या, तीनों वेक्टर सेम है क्या, तीनों वेक्टर सेम नहीं है, क्योंकि भले ही इनका मैग्नीट्यूड सेम है, सभी 4 किलोमीटर है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 4 किलोमीटर 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 4 किलोमीटर है, बट डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन तो डिफरेंट है। मान लो यही पर्सन जो है यहाँ से डिफरेंट पाथ से यहाँ पहुंच गया, पॉइंट सी लेते हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना, मान लेते हैं 3 किलोमीटर है। दोनों डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, बट ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है और ये इस डायरेक्शन में हुआ है। इनको हम इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में। ये दोनों सेम नहीं है, भले ही मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। सेम तब होता है कि अगर मैं 3 किलोमीटर इधर इस पॉइंट से चलता और इसी एक ही पॉइंट पे पहुंचता है, तो हम बोलते हैं कि वो सेम डिस्प्लेसमेंट्स की बात कर रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। तो मुझे अगर 4 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना है तो 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर
कर रहा है, तो एग्जैक्टली इस लाइन के अलॉन्ग मुझे 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। 4 सेंटीमीटर का एरो रिप्रेजेंट करना। ये जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 4 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि 4 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर लिया है। ये लिख देना हमेशा, जब ये ग्राफ से लिखेंगे कि हम कौन सा स्केल फॉलो कर रहे हैं। स्केल क्योंकि हम पेपर में बनाना है तो स्केल्स फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यानी कि 4 किलोमीटर जो है नॉर्थ ईस्ट में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना क्लियर हो गया कैसे हम रिप्रेजेंट करें वेक्टर्स को? ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं, थोड़ा प्रॉपर्टीज देखते हैं वेक्टर्स की। फिर इस पे जब हम एडिशन पे आ जाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहली चीज हम ये क्लियर करते हैं कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे। ठीक है, दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? टू वेक्टर्स आर इक्वल, आर सेट टू बी इक्वल। दो वेक्टर्स को हम इक्वल कब कहेंगे? आर सेट टू बी इक्वल व्हेन। दो वेक्टर्स को इक्वल कब कहेंगे? यहां से समझ में आ गया होगा आपको, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। मैंने बताया ना, मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, वेक्टर्स इक्वल नहीं। मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। व्हेन देयर मैग्नीट्यूड as well as direction are equal। तो अगर कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन इक्वल है तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, मैं पिछले एग्जाम्पल फिर से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा A से B हुआ था ना 3 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट, और इस डायरेक्शन में मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया था, वो भी 3 किलोमीटर मैंने बताया था। यहाँ तक C लिख देता हूँ यहाँ से, ये भी कितना 3 किलोमीटर था। चलो इस वेक्टर की बात करते हैं। मैं इस वेक्टर का नाम दे देता हूँ। ये कैसा, कौन सा वेक्टर है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसका नाम मैं देता हूँ AB। तो मुझे कैसे लिखना है? AB, उसके ऊपर क्या लिखना है? वेक्टर। आप AB भी बोल सकते हैं, सिंपल A भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्लियर करने के लिए यहाँ पे A इसके साथ किया है, तो AB वेक्टर जो है, अब मैं क्या लिखने वाला हूँ? इसके बारे में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। दोनों चीज बतानी मुझे, मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बतानी है। तो मैग्नीट्यूड कितना है? 3 किलोमीटर। मान लेते हैं ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। जरूरी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट को कहीं अलग किसी अलग हो सकती है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। दूसरा मैं इसको लिखना चाहता हूँ AC वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 किलोमीटर। किस डायरेक्शन में? मैं रफली दे देता हूँ ये साउथ ईस्ट में। ठीक है, साउथ ईस्ट बोल देता हूँ, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अभी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है इन दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? जो AB वेक्टर है और AC वेक्टर है, क्या दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है। AB वेक्टर इज नॉट इक्वल टू AC वेक्टर। क्यों? क्योंकि भले ही मैग्नीट्यूड इक्वल है पर डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए इक्वल नहीं है। क्या क्या सेम होना चाहिए? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, बट अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात करूँ, अगर मैं बोलूँ AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड और AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो तो इक्वल है ना, तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं कभी कभी चाहता हूँ सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना चाहता हूँ किसी वेक्टर का, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखो क्या करते हैं। अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है तो मैं जैसे AB वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, पहले मैं वेक्टर लिखूंगा, इसका ये दो लाइन खींचूंगा, इसको बोलते हैं मॉड या मॉडुलस। मॉड शॉर्ट में बोलते हैं मॉड। तो इसको रीड ऐसे करते हैं, मॉड ऑफ AB वेक्टर या सिंपली AB वेक्टर ऐसे लिख सकता हूं। ये मॉड ऑफ AB वेक्टर है। मॉड ऑफ AB वेक्टर हमेशा क्या देता है? इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। अगर आप किसी वेक्टर का मॉड ले लो, इस मॉड इस सिंबल को मॉडुलस सिंबल बोलते हैं, अगर आप मॉडुलस सिंबल ले लो मतलब इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं AB वेक्टर मॉड, तो सिंपल मतलब मुझे यहाँ पे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 किलोमीटर, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं।
क्योंकि यहाँ से जो जो भी रीडर है, जो इसको पढ़ रहा है, वो समझ जाएगा कि सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड पता है। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको डायरेक्शन बताना जरूरी है, ठीक है। ये क्या है, सिंपली रिप्रेजेंटेशन है फॉर क्लैरिटी, और सभी लोग कॉमन जो है वो क्या बोलते हैं कन्वेंशंस और रूल्स फॉलो करें, जिससे कि कम्युनिकेशन इजी हो जाए। सिंपली यही चीज़ है, ये सिर्फ आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे जैसे मैंने पीछे ए वेक्टर लिखा था, क्या लिखा था, तो ए वेक्टर ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा। नाम कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, सी डी, कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो ए वेक्टर का मॉड यानी कि इसका क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसका क्या मतलब है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये चीज समझ में है कैसे हम मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, सिंपली वेक्टर को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। अगर अब देखो यहाँ पे सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, आगे चलते हैं थोड़ा सा इस पे, दोनों वेक्टर्स जो हैं ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर्स, मैंने यहाँ पे एग्जांपल कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का लिया है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, फिलहाल डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, उसी पे चलेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ कि ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी सी ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। यहाँ पे नॉट इक्वल चुनी है क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, वेक्टर्स इक्वल नहीं, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। कहीं कहीं बुक में एक और सिंबल यूज करते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, वो सिंबल ही बहुत सिंपल है नोटेशन। वो नोटेशन क्या है, आप सिंपली अगर ए बी लिख रहे हो इसका मतलब भी यही है कि आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। बट इसमें पता होना चाहिए रीडर को कि ए बी क्या है, वेक्टर है। तो अगर मैं ए बी में कुछ नहीं लगा रहा, ना एरो ना नॉट, कुछ नहीं लगा रहा, तो सिंपली वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। दो नोटेशन है किसके, मैग्नीट्यूड लिखने के। एक नोटेशन क्या है, मॉडुलस में लिखते हैं। मॉडुलस वाले से ये क्लियर हो जाता है कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, क्योंकि स्केलर का मैग्नीट्यूड तो हम ऐसे लिखते हैं ना, सिंपली स्केलर x लिखा, y लिखा, a लिखा, b लिखा, सिंपली लिख दिया, a b की लेंथ इतनी है, लिख देते। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ पे रीडर को पता होना चाहिए कि a b a c क्या है, वेक्टर्स हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब ये है कि आप सिंपली ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, समझे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा ये वाला नोटेशन यूज करेंगे, जैसे जैसे हम फैमिलियर हो जाएंगे वेक्टर से तो हम इस नोटेशन पे शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक्स में भी ये यूज किया जाता है, कोई एक नोटेशन यूज कर लिया जाता है। ये ज़्यादा सिंपल है, क्यों बार बार हम मॉड लगा के फिर एरो लगाएंगे बार बार, इसलिए ये जो तरीका है ये यूज कर लिया जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम यही वाला यूज करेंगे, मॉडुलस वाला, उसके बाद हम चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हो गया मैग्नीट्यूड। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, ये तो हमने देखो फर्स्ट देखिए दो वेक्टर्स इक्वल कर रहे हैं, जब आप उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तभी इक्वल होगा। सेकंड देखते हैं। अच्छा मैं अगर दो वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ ऐसे, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये मान लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ 2 यूनिट्स। यूनिट मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, जैसे वहाँ किलोमीटर था, फोर्स के लिए न्यूटन आता है, ठीक है। ऐसी अलग अलग क्वांटिटीज के लिए यूनिट कुछ हो सकती है। इसमें सिंपली जनरल वेक्टर के लिए यूनिट्स यूज करूंगा। ये 2 यूनिट्स का वेक्टर है, ये भी 2 यूनिट्स का वेक्टर है। क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, सेम डायरेक्शन, एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, इक्वल। क्यों, चलिए जी, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन देखो दोनों पैरेलल, मतलब सेम डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन भी सेम है। तो डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर मेरे पास, जो मैं आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंट समझाने वाला हूँ क्या है, कि मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ये रहा, कुछ इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ये एरो दिखाई रहा है, या फिर आप यहाँ से एंगल मेजर कर लो तो एंगल्स भी बता सकते हो किसी को डायरेक्शन, ठीक है। एक वेक्टर है, मैं क्या करता हूँ, इसको मूव करके यहाँ ले आता हूँ, मूव करके ला रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेंथ सेम है, डायरेक्शन सेम है। तो ये वेक्टर अभी चेंज हो गया कि नहीं हो गया, सेम वेक्टर वही वेक्टर है कि चेंज हो गया, ये वेक्टर सेम है। आप वेक्टर को डिस्प्लेस कर दो कहीं पे भी तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, क्यों, क्योंकि पहली चीज इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, आप साइड पे इसको डिस्प्लेस कर रहे हो, और डिस्प्लेस ऐसे करना है कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो मैं इसको डिस्प्लेस ऐसे करके ऐसे कर दिया, डिस्प्लेस यहाँ ला दिया, अब ये वेक्टर्स इक्वल नहीं है, भले इसकी लेंथ सेम है, मैं घुमा के ऐसे रख दिया इसको, बट इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप किसी वेक्टर को
डिस्प्लेस करना चाहते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हैं, एंड डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन भी नहीं चेंज करना है तो उसके लिए हमको करना क्या है, उस वेक्टर को उसके पैरेलल ही मूव करना है। अगर आप पैरेलली मूव करोगे उसके पैरेलल तो कभी भी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो किसी भी वेक्टर को आप अब अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा मतलब आप ये कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर नहीं चेंज हो रहा, वेक्टर को चेंज करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर आप किसी वेक्टर को डिस्प्लेस करते हैं उसके पैरेलल किसी नई पोजीशन पे तो वेक्टर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये इसका सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया होगा, इसके पैरेलल ही डिस्प्लेस करना है, ठीक है। A vector can be displaced anywhere in a plane, प्लेन मतलब जैसे इस बोर्ड पे मैं कहीं भी ले सकता हूँ, पैरेलल टू itself। अगर आप इसके पैरेलल मूव कर दे रहे हो तो वेक्टर चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने क्या बताया दो वेक्टर्स का भी कोड है, अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो अगर आप एक वेक्टर है उसको पैरेलली मूव कर रहे हो मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगा। पैरेलल मूव करने का मतलब ये ऐसे है इसके पैरेलल ही जाना है आपको, एंगल चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहना चाहिए पैरेलल, कहीं भी ले जाओ वेक्टर को इसके पैरेलल कहीं भी ले जाओ इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। तो ये हम हमेशा कर सकते हैं। ये पॉइंट बताना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब हम आगे एडिशन की बात करेंगे वेक्टर्स की तो वहां पे हम ऐसा करेंगे, वेक्टर्स को उसके पैरेलल डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, कुछ रूल्स को फॉलो करने के लिए, तो वहां पे वेक्टर चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हमारा रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा जब एडिशन करेंगे। ये तो क्या है वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में, और कि हम वेक्टर्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक और चीज देखते हैं, वेक्टर्स के बारे में कि अगर आप एक वेक्टर्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। देखो एक नंबर भी एक स्केलर है, सिंपली नंबर 2 3 4 5 10 नंबर है वो भी एक स्केलर है क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कोई मतलब नहीं है, या तो स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है। तो अभी हम स्केलर नंबर के स्केलर मतलब हम नंबर को लेकर चल रहे हैं, तो मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, उसका मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, उसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो 4 किलोमीटर है, थोड़ा यूनिट लिखते हैं ना, जनरली जो वेक्टर्स होते हैं उसका 4 यूनिट्स है ये, ठीक है। डायरेक्शन में ड्रॉ कर देता हूँ रैंडमली, मान लो कुछ ऐसा है, अब 4 यूनिट्स है तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर देता हूँ 4 यूनिट्स है। अब क्या हुआ यहाँ पे 4 यूनिट ये हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने क्या किया, इस वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, एक स्केलर क्या होगा जैसे कोई नंबर है 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम्स ए बी वेक्टर। तो ये ऑपरेशन बहुत सिंपल है, 4 टाइम्स अगर आप करोगे तो क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 16 यूनिट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन ये होना चाहिए डायरेक्शन का क्या होगा, तो डायरेक्शन का कुछ नहीं होगा क्योंकि स्केलर जो है अगर एक स्केलर नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी वेक्टर को तो उसका डायरेक्शन को इफेक्ट नहीं करता, सिंपली उसका मैग्नीट्यूड जो है उतने टाइम्स हो जाता है जितने टाइम्स आपने उस नंबर जिस स्केलर से आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 4 से किया तो 4 टाइम्स हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, पहले 4 था तो अब कितना हो जाएगा 16 यूनिट्स हो जाएगा। तो इसका 4 टाइम्स करना है, इसका 4 टाइम्स अगर मुझे करना है तो देखो कैसे करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ दोबारा से, ये मान लो तो ये जो नया वेक्टर बन रहा है इसका नाम मैं दे देता हूँ, कुछ दे देते हैं जैसे x into x, इसका नाम दे देंगे। तो ये जो वेक्टर था वो ए बी वेक्टर था, ये वाला। तो ए बी वेक्टर्स को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, एक नया वेक्टर मिलेगा क्योंकि अब उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया, ये नया तो हो गया ना, ये वो तो नहीं था वापस ए बी, उसका नाम मैंने x दे दिया। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मॉड रहेगा, ठीक है। तो अगर 4 टाइम्स हो गया तो यानी कि जो लेंथ बना हुआ एरो बना हुआ वो इसका 4 टाइम्स बनेगा, यानी कि कुछ इतना बड़ा एरो बनेगा 4 टाइम्स। ये हमारा x वेक्टर बनेगा वेक्टर, ठीक है। सर में कैसे अगर वेक्टर को सिंपली एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है वो उतने टाइम्स उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होता है, पर डायरेक्शन देखो चेंज नहीं हुई, डायरेक्शन दोनों क्या है इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, एक
लिख लो, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन बाय स्क्वायर। लास्ट है नेगेटिव ऑफ वेक्टर के बारे में देखते हैं क्या होता है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, तो देखो जैसे मेरे पास एक वेक्टर है, लेते हैं ये ए वेक्टर बोल देता हूँ इसका नाम, ए वेक्टर है, इस डायरेक्शन में कुछ इसका होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो भी इसकी लेंथ होगी इसके अकॉर्डिंग, जो है स्केल या वर्ड्स के अकॉर्डिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेक्टर को इसका नेगेटिव लेना मुझे। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब ये होता है कि इसको मुझे माइनस ए बनाना है। पहले ये वेक्टर का ए था, अब माइनस ए होगा। माइनस ए का मतलब ये कि आप इसे -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही आएगा, साथ में माइनस लगा तो माइनस और आ जाएगा। यानी कि सिंपली वही केस है, इसका एक स्पेशल केस है जिसमें जो नंबर आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो क्या है, -1। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है एक्चुअल में, जब आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड होता है 1 से मल्टीप्लाई, बट ये उसका नेगेटिव है। तो यहाँ पे नेगेटिव का मतलब ये होता है कि उसका डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि अभी वो इस डायरेक्शन में था, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसका ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, किसी वेक्टर का नेगेटिव लेते हो तो उसका डायरेक्शन रिवर्स होता है। डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर रिवर्सेस, ये ध्यान रखना। ये भी हो सकता है जैसे कि मान लो -2 से मल्टीप्लाई कर दे, मान लो -2 टाइम्स ए वेक्टर लिखता हूं, तो -2 टाइम्स ए वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। नेगेटिव में सिंपली मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा था, तब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भी कितना डबल हो जाएगा, और माइनस का मतलब डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो कैसा बनेगा डायरेक्शन, इसका डबल यहाँ इस डायरेक्शन में। ये हमारा -2a वेक्टर है, समझ में? मान लो मुझे 3a वेक्टर बनाना है, तो 3a वेक्टर कैसा होगा, इसका 3 टाइम्स, ये मेरा 3a वेक्टर है। -3a बनाना है तो कैसा होगा, ये होगा -3a। अगर माइनस आ गया है तो मतलब डायरेक्शन रिवर्स होगा। उसके अलावा -1 है तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, -2 है तो 2 टाइम्स हो गया, 3 तो 3 टाइम्स हो गया। समझ में? इस तरह से ये सिंपल जो वेक्टर अलजेब्रा है, नोटेशन है, उसके बारे में हमने बात कर ली। सिंपल अलजेब्रा किस तरह से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कैसे हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों एक साथ जब लिखना है तो क्या किस तरह से लिखते हैं, और जब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या नोटेशन यूज करते हैं, वो सारी चीजें बात होगी। ठीक है, तो वेक्टर का जो मुझे आपको पढ़ाना है वो मेन पार्ट कवर हो गया है। एक इंपॉर्टेंट क्या रह गया, एडिशन, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं वो देखते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक रूल हम यूज करेंगे, ठीक है, उसका जो डेरिवेशन है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो आप जैसे हायर क्लास में जाओगे तो आपको उसका प्रूफ वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से निकालते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या है कि जैसे कि मान लो जैसे वही वाला क्वेश्चन था, ये हमारा, मैं वही एग्जाम्पल फिर से ले रहा हूँ, वो आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए मान लेते हैं इस बार इधर जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा क्लियर बनना है, यहाँ होगा डिस्प्लेसमेंट। ए से बी के लिए डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम ए से बी। ये वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए से बी का डिस्प्लेसमेंट। बी से सी का डिस्प्लेसमेंट कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला वेक्टर, जो बी सी वेक्टर है वो बी से सी का डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो हमने क्या देखा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आया था, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट आया था देखो ये ए से सी जो वेक्टर बनेगा, ये आया था कि नहीं आया टोटल डिस्प्लेसमेंट, वही है क्योंकि वो ए से बी गया, बी से सी गया, तो फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये इसकी हो गई इनिशियल पोजीशन, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, और ये है फाइनल पोजीशन। अगर ए से बी तक की बात करें तो इनिशियल ये, फाइनल ये, बी से सी की बात करें तो इनिशियल पोजीशन ये और फाइनल पोजीशन ये। ए से सी टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पोजीशन ये और फाइनल पोजीशन ये। तो ये हमारा जो है ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट या टोटल डिस्प्लेसमेंट।
ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको ये पता है ये एरो इस डायरेक्शन में इसकी लेंथ इतनी है, ये एरो इस डायरेक्शन में इसकी लेंथ इतनी है, तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। आप इसकी लेंथ को मेजर करो, लेंथ मेजर करो, डायरेक्शन आपको नहीं किया इस डायरेक्शन में होगा। आप एंगल मेजर करो हॉरिजॉन्टल से, आप बोल सकते हो कि 60 डिग्री के एंगल पे 30 किलोमीटर। तो अगर आप किसी से बोलते हो 60 डिग्री के एंगल पे, तो क्या करेगा सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा, ये ना इधर होगा 60 डिग्री, और यहाँ पे 30 किलोमीटर के लिए जो भी आपने स्केल लिया होगा उसके अकॉर्डिंग वेक्टर ड्रॉ कर देगा, उसको मिल जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट। समझ में एंगल से बना सकते हो डायरेक्शन। इस मेथड में हमने एक्चुअल में एक रूल को यूज किया, उसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया है, अब वो मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाऊंगा। पीछे सामने तो जैसे कि मान लो आपसे कोई बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट था वो मूव कर रहा था, उसका जो पहले स्टार्टिंग में जो उसका डिस्प्लेसमेंट था, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, उसका स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट था 3 किलोमीटर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से लेते हैं, या मैं अपना डायरेक्शन ड्रॉ करता हूँ, बहुत सिंपल है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उसने बोला 3 किलोमीटर इन ईस्ट, मैं स्केल लूंगा 1 सेंटीमीटर, मैं स्केल ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो मुझे अगर 3 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना है तो 3 सेंटीमीटर का एक एरो बनाना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। तो मैंने बना दिया कि ये हमारा पहला उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, 3 किलोमीटर इन ईस्ट। फिर किसी ने बताया मुझे कि फाइनल उसके बाद एक और दोबारा उसका जो डिस्प्लेसमेंट रहा वो रहा 4 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। उसने बोला कि 4 किलोमीटर यानी मुझे 4 सेंटीमीटर लाइन बनानी पड़ेगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी 4 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, पता लगा मुझे, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो पूछ रहे हैं कि बताओ इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का जो ट्रिक है, तरीका है, वो क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपको मिल सकता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि सबसे पहले कोई भी वेक्टर लो, दोनों में से कोई भी वेक्टर लो। जैसे मान लो मैं ये वाला वेक्टर लेता हूँ, उसको ड्रॉ कर रहा है, मैं इसको डिस्प्लेस करके यहाँ लाता हूँ, डिस्प्लेस करके लाने का कुछ चेंज नहीं होगा, वेक्टर सेम रहेगा, ये सेम वेक्टर है। पहले वेक्टर का जो ये क्या है, हेड है और टेल है, तो कोई भी एक वेक्टर लो, उसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन करो। मैंने ये वाला वेक्टर लिया, इसके हेड पे इसका टेल ज्वाइन करना है, मतलब ये टेल मैंने यहाँ ज्वाइन किया, ये तो मुझे दोनों ज्वाइंट वेक्टर्स दिखाई देंगे। अब इससे मैं क्या करने वाला हूँ, एक ट्रायंगल बनाने वाला हूँ। अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है तो कंप्लीट कैसे करूँगा मैं ट्रायंगल, इस एंड को इस एंड से ज्वाइन करूँगा, इस एंड को इस एंड से ज्वाइन करूँगा, तो ये ट्रायंगल की थर्ड साइड है, ये थर्ड साइड है कि नहीं, क्योंकि पहले जो दो वेक्टर्स थे वो इसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनको कैसे अरेंज करना है, पहले एक वेक्टर लेना है, उसके हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन करना है, हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन किया। अब जो ये क्लोजिंग साइड है, थर्ड साइड है ट्रायंगल की, वो हमें देगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ या कोई भी वेक्टर है तो उसका नेट वैल्यू देगा आपको, यानी थर्ड साइड जो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा। तो आप क्योंकि आपने स्केल ले रखा है कि 1 सेंटीमीटर जो है 1 किलोमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 किलोमीटर है, तो आप इसको फाइंड कर सकते हो। जब आप इसको फाइंड करोगे तो कुछ आएगा, मान लो इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर हो जाएगा, यानी 7 किलोमीटर इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और या मैं और कोई एग्जांपल लेता हूं कि 4 + 3 करके भी 7 हो गया, तो मान लेते हैं 8 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज डायरेक्शन की बात करें, अभी मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ये रहा, आप इसको यहाँ से एंगल मेजर करो, पता लग जाएगा, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो एंगल होगा मान लेते हैं 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री पे इसका क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में? अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो कैसे करना है।
अब क्या मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लेते हैं ना, मैं यहाँ पे जनरल वेक्टर्स के लिए मैं सिंपली कोई भी रैंडमली वेक्टर ले लेता हूँ। जैसे कि मान लो ये हमारा हो गया फर्स्ट एग्जांपल, मान लेते हैं मान लेते हैं दो वेक्टर्स, एक ये रहा, एक कुछ ऐसे रैंडमली ऐसा है, दो वेक्टर्स, इसका नाम देता हूँ मैं ए वेक्टर बी वेक्टर। तो कोई बोलता है कि बताओ इसका एडिशन करके बताओ क्या आएगा, मतलब इनको ऐड करना है, तो ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे। कैसे करेंगे, ए वेक्टर कोई भी वेक्टर लो, जैसे कि मान लो बी वेक्टर लेना है इस बार, ठीक है, बी वेक्टर लिया मैंने, ये रहा बी वेक्टर। अब बी वेक्टर के हेड पे ए वेक्टर का क्या रखना है, टेल रखना है, यानी इसका टेल यहाँ आएगा, थोड़ा बड़ा नोट किया, एग्जैक्टली वैसे ही डिस्प्लेस करना है, डिस्प्लेस करने से वेक्टर चेंज नहीं होगा ना, इसलिए मैंने आपको पहले बताया। तो इसको आप डिस्प्लेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो आपने क्या किया, बी का हेड से ए का टेल ज्वाइन कर दिया। अब ट्रायंगल को कंप्लीट करो, ट्रायंगल को कंप्लीट कर दिया, तो जो पहले वाला था उसके टेल से दूसरे की हेड की तरफ होगा रिजल्टेंट, यानी ये होगा हमारा रिजल्टेंट, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सिंपल तरीका है, इसके लिए आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। अब इसकी लेंथ आप मेजर कर लो, इसकी लेंथ अगर आपने मेजर कर ली तो जो लेंथ होगी उसका मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन आप एंगल से बता सकते हो, ये एंगल कितना होगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं 35 डिग्री से, तो हॉरिजॉन्टल 35 डिग्री पे हमारा जो रिजल्टेंट है वही होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, इसकी लेंथ मेजर करो। समझ में आया कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, यही हमने डिस्प्लेसमेंट में वहां पे किया था। अगर आप पीछे थोड़ा देखोगे जाके वीडियो में, या आपने नोट्स तो बनाया है, आपने नेट डिस्प्लेसमेंट जो निकाला था उसमें देखो यही तो है, वही वाला, ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ये था, सेकंड ये था, तो नेट ये हो रहा था। अब देखो क्या है, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर ये रहा, सेकंड वाले का आपने देखो टेल यहाँ पे रखा है, और ये रहा हेड। तो ये जो क्लोजिंग साइड है इस ट्रायंगल की कैसे बनेगी, पॉइंट ए से सी तक एक लाइन ज्वाइन करोगे, और इसका एरो किस तरफ होगा, सी के एरो की तरफ, मतलब दूसरे वाले वेक्टर के एरो की तरफ, इसके टेल से इसके हेड की तरफ, फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड की तरफ जो इसका रिजल्टेंट होगा। देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब वैसे भी ऐसे निकाल रहे थे, और अभी भी हमने इसी को ट्रायंगल लॉ कहते हैं, अभी हमने वही किया, इसी को ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन कहते हैं। बट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है ये ग्राफिकल मेथड है, इसको क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड। क्यों, क्योंकि इसमें आपको स्केल लेना पड़ेगा, और एग्जैक्टली इतना ही ड्रॉ करके आपको फाइनल जो हमारा वैल्यू आएगा, जो नेट वैल्यू आएगा उसका एडिशन का, उसको आपको लेंथ मेजर करना होगा, एंगल मेजर करना होगा, तो आपको मिल जाएगा कि वो वेक्टर का डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है। ये आपको एक ग्राफ पेपर पे करना होगा, तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक है, तो ये तो एक ग्राफिकल मेथड है। यही अगर आपको सिंपली दो वेक्टर्स दिए हैं तो डायरेक्टली आपको कैसे बता सकेंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो तरीका अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसको एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। सिंपली आपको कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे और आपको डायरेक्टली आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, इसमें आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना होगा। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मेथड क्लियर हो गया होगा। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होता है कि जॉइन two vectors such that head of one of the vector is at the tail of the other vector. Join two vectors such that head of one of the vector is at the tail of the other vector. Then the closing side of the triangle. Then the closing side of the triangle formed by joining the tail of the first vector to the head of the second vector gives the magnitude of the total of the vector, या net of the two vectors। इसके लिए वर्ड एक और यूज करते हैं, जो नेट या टोटल हम बोल रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर से क्या मतलब, सिंपली इनका क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है, या नेट या उसका टोटल निकाल रहे हैं। तो आगे से हम अगर वर्ड यूज करते हैं रिजल्टेंट का मतलब है कि उन दोनों का हमें सम करना है। क्वेश्चन में अगर आपको मिलेगा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब उन दोनों का सम करना है। कैसे करना है, क्योंकि वेक्टर का क्रिएट नहीं कर सकते हो तो क्या यूज करोगे आप,
वेक्टर अलजेब्रा एडिशन में वेक्टर के लिए क्या है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना है। अब मैं उसको कैसे बता रहा हूँ कि अभी तो आपने ग्राफ से देखा है, अभी हम कैसे देखेंगे, एनालिटिकली कैसे निकालेंगे, सिंपली फॉर्मूला से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। इसको मैं ग्राफिकल मेथड करता हूँ। तो ये जो एनालिटिकल मेथड है बहुत सिंपल है। इसमें क्या होगा, आपको दो वेक्टर्स दिए होंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक वेक्टर दिया आपको ए वेक्टर बी वेक्टर, बट इसमें आपको एक और चीज पता होनी चाहिए जो कि ग्राफिकल मेथड में रिक्वायर्ड नहीं थी, वो क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। थर्ड चीज क्या पता होना चाहिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए, दूसरा थर्ड चीज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये भी पता होना चाहिए, वेक्टर्स के बीच में एंगल है। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का क्या मतलब, जनरली हम इसको थीटा से दिखाते हैं, थीटा आपको पता है ना, एंगल के लिए यूज करते हैं। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसे दिखते हैं, आप क्या करो, दोनों वेक्टर्स के टेल से टेल को ज्वाइन करो, ये मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ज्वाइन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स। अगर आप दो वेक्टर्स के टेल्स को ज्वाइन करते हो, देन द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो इस चीज को हम पहले क्लियर करते हैं कैसे, जैसे कि मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, अब देखो मैं कैसे रैंडमली ओरिएंटेड कर दे रहा हूँ, बहुत ही जनरल केसेस ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वेक्टर कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो सकती है, इसलिए मैं बार-बार डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करूँगा, ठीक है। अब जैसे दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, मैं पूछना चाहता हूँ इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बताओ कितना है, तो क्या करेंगे हम, जॉइन द टेल्स, टेल्स लिखा है, जॉइन द टेल्स ऑफ द टू वेक्टर्स। तो टेल्स कैसे जॉइन करेंगे, चलो ये यहीं पे, अगर मुझे इसे जॉइन करना तो मैं इन्हें डिस्प्लेस तो कर ही सकता हूँ, तो डिस्प्लेस करूँगा तो क्या होगा, वेक्टर्स तो चेंज नहीं होंगे। तो जैसे मान लो मुझे टेल से ज्वाइन करना है, तो मैं ये वाला वेक्टर लेके आता हूँ और इसको इसके टेल से यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो जब मुझे इसे डिस्प्लेस करना है तो ध्यान में रखना, जब डिस्प्लेस करना है तो हमेशा पैरेलली डिस्प्लेस करना है। तो इसको मैं पैरेलली यहाँ से मूव करके ला रहा हूँ और यहाँ पे रख रहा हूँ, ये यहाँ पे आ गया। अब दोनों वेक्टर्स ज्वाइन कर दो, अब इनके बीच में जो स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल असल में इनके बीच में दो एंगल है, फिर बाहर की तरफ से बड़ा वाला एंगल है और एक छोटा वाला। तो जो स्मॉलर एंगल होता है उसको हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोलते हैं, ये होगा हमारा थीटा, ठीक है। समझ आएगा कैसे करते हैं एंगल फाइंड करना है। जल्दी से सिंपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो ये वेक्टर ऐसे किए एंगल, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड करना क्या करना पड़ेगा, किसी एक को ले जाओ, या तो आप इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ डिस्प्लेस करके पैरेलली, तो ये मुझे क्या देगा, ये देगा मुझे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये ए वेक्टर है तो ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हो गया थीटा। क्लियर हो कैसे निकालना है, ये एंगल हमको पता होना चाहिए, जो ये मेथड मैं बताने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे ये एंगल पता होना चाहिए, और ये जो दो वेक्टर्स हैं एग्जैक्टली मुझे बताना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड बताना चाहिए, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल पता होना चाहिए, तो मैं उनका रिजल्टेंट या नेट या उनका एडिशन या टोटल निकाल सकता हूँ। उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, रिजल्टेंट वर्ड यूज करेंगे, तो इनका रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, डायरेक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं, सिंपली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे, ये रहा, उसको मैं r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो भी वेक्टर होगा, वेक्टर का सामने वेक्टर ही देगा ना, दो डिस्प्लेसमेंट्स का जो नेट डिस्प्लेसमेंट था वो तो नेट डिस्प्लेसमेंट ही था, मान लेते हैं वो जो रिजल्टेंट आएगा वो r वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, वो मैं यहाँ लिखा जा रहा हूँ फॉर्मूला, वो होता है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो आपको दिया है, दूसरा b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 into a वेक्टर into b वेक्टर, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्लियर रखना इसको, 2 मल्टीप्लाइड बाय a वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय b, मैग्नीट्यूड से मतलब वैल्यूज हैं,
ए वेक्टर का कुछ वैल्यू होगा, अभी क्वेश्चन देखेंगे, इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, उसके बाद cos थीटा भी करना, cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्लियर है? देखो क्या क्या चाहिए रिजल्ट निकालने के लिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और cos ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इतनी तीन चीजें चाहिए। इससे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना पड़ा वेक्टर, हमको अगर सिंपली कोई मैग्नीट्यूड बता दे, उनके बीच में एंगल बता देता हूँ, आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये होता है रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। क्लियर? तो इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं, तो और क्लियरिटी है कि आपको कैसे निकालना है रिजल्ट। क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखो सैंपल प्रॉब्लम लेते हैं, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स having two vectors of magnitude 3 units and let's say 6 units when the angle between them is, दो तीन केस ले लेते हैं, जब उनके बीच में एंगल है मान लेते हैं 30 डिग्री, बी 45 डिग्री ले लेते हैं, सी 60 डिग्री, जो एंगल हमको बताया पहला वही कर पाएंगे, डी ले लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है, एक जीरो वाला भी लेते हैं 0 डिग्री। क्वेश्चन देखो, दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड कितना है 3 यूनिट्स और 6 यूनिट्स, और उनके बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री 45 डिग्री। अलग अलग केसेस हैं, जब 30 होगा तब रिजल्टेंट क्या आएगा, जब 40 होगा तब क्या आएगा, सॉरी 45 होगा तब क्या आएगा, ऐसे 60 90 और 0 पे स्टार्ट करके 30 वाले से, ठीक है। तो मैं नाम दे देता हूं, जैसे पहला वेक्टर जो है ए वेक्टर लिख देता हूं, बट मुझे इसका क्या पता है, मैग्नीट्यूड पता है, ऐसे लिखना पड़ेगा, कितना दिया है इनको 3 यूनिट्स। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 6 यूनिट्स। थीटा एंगल बिटवीन देम, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट, अब देखो मैं बार बार ये वाला सिंबल यहाँ यूज करूंगा, मैंने बहुत यूज कर लिया, अब मैं सिंपली इसको a लिखूंगा, मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या लिखूंगा a का स्क्वायर, b के लिए मैं सिंपली b लिखूंगा, b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सिंपली वैल्यूज पुट करो, a का स्क्वायर मतलब 3 9, b का स्क्वायर मतलब 6 6 36 प्लस 2 into a into b, a कितना है 3 है 6 18 में लिख देता हूँ मैं, 2 into 3 into 6 into cos थीटा कितना है 30, यानी cos 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 plus 36 plus ये कितना हो जाएगा 18 2 से 36, cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, इससे आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, cos 30 होता है √3/2, ठीक। तो यहाँ से सॉल्व करके कितना आएगा, ऐड करते हैं 9 6 12 42, ये आ जाएगा, सॉरी 45 9 6 15 45 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 18 √3, बाकी ये आगे आप कैलकुलेटर जरूर पड़ेगी इसको, आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, √3 की वैल्यू जिनको पता है वो रख के ऐड करके मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो यूनिट्स आएगा, ये हमारे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा डायरेक्ट, समझ में, सिर्फ मैग्नीट्यूड और एंगल से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं रिजल्टेंट का। क्लियर है? सेकंड पार्ट पे करते हैं, ठीक है, सेकंड पार्ट में एंगल चेंज करते हैं, बाकी फॉर्मूला तो सेम है। सेकंड ई करते हैं, ई बहुत इंटरेस्टिंग, ई या फिर हम डी एंड ई करते हैं, बाकी आप कर सकते हो। यहाँ पे एंगल ले लेते हैं, इस बार हम डी वाला लेते हैं, एंगल थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो देखो a का स्क्वायर मतलब 3 का 9, ये प्लस 36 होगा, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, cos 90 कितना होता है, यहाँ आएगा cos 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है
0, 9 प्लस 36 कितना आएगा √45 यूनिट्स। ये हमारा रिजल्ट है। इसमें आपको कुछ भी मेजर करने की जरूरत नहीं, स्केल की जरूरत नहीं, सीधा आंसर देगा। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो गया? इस तरीके से आप बाकी पार्ट भी कर सकते हो। एंगल चेंज होगा, मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यूज पुट करनी कर सकते हो ना, इसको खुद से करना। मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताता हूँ, फिर हम इसको खत्म करते हैं इस लेक्चर को। बहुत ही स्पेशल केस बताने वाला इस बार में, जो आप डायरेक्टली निकालते थे पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्ट। देखो मैंने आपको एक स्टार्टिंग एग्जांपल दिया था, ये सेकंड हमारा एग्जांपल है कि ए से बी गया है एक ऑब्जेक्ट, और बी से फिर सी गया है। ये तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, उससे मतलब नहीं है, हम तो नेट डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये एंगल मान लेते हैं इस बार 90 डिग्री दिया है, ठीक है, ए से बी और बी से सी। तो ए से बी पहला जो है डिस्प्लेसमेंट ये रहा, दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या है ये रहा। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये था ग्राफिकल मेथड। मान लेते हैं ये 3 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है, सिंपलेस्ट केसेस लेते हैं। तो आप जानते थे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर ये 90 है तो आप पाइथागोरस मिलेगा, पाइथागोरस से निकाल सकते हो √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जो होगा वही आंसर होगा इसका। AC की वैल्यू, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 5 आ जाता है, निकाल के देखना 5 यूनिट्स आएगा। जैसे यहाँ किलोमीटर है तो हम किलोमीटर लिखेंगे 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर AC आ गया। अब देखो इसी को हम करेंगे किससे करेंगे, एनालिटिकल मेथड से करेंगे। एनालिटिकल मेथड कहता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है, एडिशन करके क्या आना चाहिए, AC है रिजल्टेंट हमारा। फाइनली टोटल डिस्प्लेसमेंट AC है, वो किसकी इक्वल आएगा AB का स्क्वायर, ये है ना एक हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, एंगल बिटवीन देम कितना वो पता करना है आपको। तो एंगल बिटवीन देम ये यहाँ नहीं है, एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों के टेल को टेल से ज्वाइन करना है। तो मुझे टेल से ज्वाइन करना है, तो हेड से टेल ज्वाइन है। हेड से टेल तो हम एनालिटिकल मेथड में निकालते हैं जब ट्रायंगल बनाते हैं। तो एंगल निकालने के लिए कैसे करेंगे, इसको मैं यहाँ से यहाँ अगर किसका ले जाऊँ, AB वेक्टर को मैं यहाँ किसका के यहाँ ले आता हूँ। अब ये इसका टेल ये उठा के मैं यहाँ ले आया, इसका टेल से टेल ज्वाइन हो गया, तो ये वाला जो एंगल होगा वो है ना एंगल बिटवीन देम। ये एंगल देखो कितना है, टोटल 180 है, ये टोटल एक लाइन है, उस पे एंगल टोटल 180 होता है। तो ये 90 है तो 90 होगा कि नहीं होगा, तो एंगल बिटवीन देम कितना आ गया 90 डिग्री। समझ में? वो सेम आ गया इस केस में, अलग केसेस में डिफरेंट हो सकता था। जैसे कि मान लो अगर एक वेक्टर ऐसे था और एक ऐसे था, ये रिजल्टेंट था, तो मुझे एंगल निकालना था। तो इसको अगर मान लो ये हमको दे दिया 120 डिग्री, ये दे दिया 120, मैं इसको यहाँ से यहाँ लाऊंगा, यहाँ से यहाँ लाया तो कहाँ मिलेगा मुझे, यहाँ मिलेगा। तो ये होगा एंगल, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होगा, एक की टेल दूसरे दोनों का टेल ज्वाइन करना है। इसको घुमा के मैं कहाँ लाऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा, यहाँ पे डिस्प्लेस करूंगा। तो ये एंगल अगर 120 तो 60 होगा, क्योंकि टोटल कितना है 180 है। तो ये एंगल होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे सेम आ गया था, चेंज डिफरेंट आ सकता है, वहाँ 60 है उस केस में। तो देखो हमारा आंसर पहले क्या आता था, सिंपली 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आता था। तो इससे भी ये आएगा √AB का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस ये BC की लेंथ कितनी 4, यानी यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 2AB cos 90। cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है, कुछ नहीं बचा। देखो फाइनली क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये है कितना है 5 किलोमीटर। समझ में? तो ये एप्लीकेबल हर जगह है, वहाँ पे हम डायरेक्टली कर देते थे, हमको पाइथागोरस थ्योरम पता था। मान लो अगर एंगल कुछ और होता, एंगल जैसे यहाँ पे 60 है, देखो ये वाला केस ले लेते हैं, यहाँ पे 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला एंगल 120 है। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है एक्चुअल में 60 है। तो यहाँ पे cos 60 आएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसको थर्ड एग्जांपल में ले लेते हैं। वो क्या है √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 120 नहीं आएगा। ये एंगल देखो, ये इसके हेड से इसका टेल ज्वाइन है, मुझे टेल से टेल ज्वाइन करना है, यानी cos 60 डिग्री ये होगा ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो रिजल्टेंट होगा, यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ 2 3 6 6 4 24 मल्टीप्लाइड बाय cos 60। cos 60 कितना होता है याद है,
cos 16 होता है 1/2, तो कितना आएगा 9 + 16 + 12, ये हमारा आंसर होगा। कितना होगा 28 + 9 है 37 यूनिट्स। समझ में? ऐसे एंगल्स फाइंड करना, एंगल ध्यान रखना हमेशा टेल से टेल, इसलिए हमें इसको मूव करना पड़ेगा। बाकी आपको पता है एक लाइन में एंगल 180 होता है, एक लाइन में एंगल 180 होता है, तो ये एंगल 60 हो गया। एंगल बिटवीन द जो वेक्टर्स है, जो थीटा रहता है, वो कितना हो गया 60 हो गया इस केस में। ठीक है, समझ में? एक लास्ट और एग्जांपल करते हैं, फिर से क्लोज करते हैं जल्दी से। लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा 4th एग्जांपल। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ two vectors having magnitude equal magnitude, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड से बोलते हैं, मान लो x है, ठीक है, ये आपको दिया है कि x है मैग्नीट्यूड। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ two vectors having equal magnitudes and 0 degree angle between them, उनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो क्या करेंगे हम, वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमको दिया x, दूसरे वाले का भी x है, एंगल कितना दिया है 0 डिग्री दिया है। रिजल्टेंट क्या होगा, देखो रिजल्टेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या होगा पहले वाले मैग्नीट्यूड का स्क्वायर a² + b² + 2ab cos थीटा। 2 * a भी x है और b भी x है, सेम है ना मैग्नीट्यूड, cos थीटा यानी cos 0। इधर तो देखो इसको सॉल्व करने क्या आता है, x² + x² + 2x² और cos 0 कितना होता है cos 0 1, तो यानी कि 2x² रहेगा। ओवरऑल कितना आ जाएगा टोटल x² + x² + 2x², 4x²। 4x² का रूट निकालना है, 4 बाहर निकाल दो, 4 का रूट 2, x² का स्क्वायर रूट x, यानी हमारा जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है कितना है 2x है। आया कि नहीं आया? देखो आना भी चाहिए। हमने एक एग्जांपल किया था, कौन सा, एक ब्लॉक लिया था हमने, दो लोग सेम स्ट्रेंथ से पुल कर रहे थे, तो जो पुल कर रहे थे वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी जिसको हम फोर्स बोलते हैं, जिसको हम पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, उसको फोर्स बोलते हैं। तो एक x से पुल कर रहा था, दूसरा भी x से पुल कर रहा था। तो मैंने आपसे पूछा था नेट पुल इस ऑब्जेक्ट पे कितना आएगा, तो आपने बताया था इसका डबल आएगा। देखो वही हुआ कि नहीं, आप कोई भी वेक्टर है, जरूरी नहीं आपने पुल हो, कोई और भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसका डबल ही आता है, तो क्या हमने वही तो लिया, ये जनरल केस है। ये दो वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री है, तो उसका रिजल्टेंट 2x आएगा। यहाँ पे एंगल 0 है कि नहीं है, ये चीज ध्यान देना। एंगल 0 कब होगा, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में। आप इसका क्या करोगे, इसका टेल और इसका टेल ज्वाइन करो, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री का मतलब दोनों सेम ही डायरेक्शन में, चाहे ऊपर हो, नीचे हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहीं, लेकिन सेम डायरेक्शन में हो, तभी एंगल इक्वल होगा। तो ये वही केस है, यहाँ पे डायरेक्टली इंट्यूटिवली बता रहे थे आंसर कि 2x आएगा, वो यहाँ पे मैथमेटिकली भी आप निकाल सकते हो। समझ में आया ये मैथमेटिकल एनालिसिस? ये छोटा सा पार्ट था, यहाँ पे हमने एक चीज नहीं ध्यान दी कि हमें डायरेक्शन की बात नहीं की, तो अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं कि हम डायरेक्शन कैसे, हम मैग्नीट्यूड निकाला देखो, हर जगह मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट इसको बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं रिजल्टेंट बोल रहे हैं, तब से हम वही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारा वेक्टर वाला पार्ट था। अभी यहाँ पे हमें वेक्टर्स क्लियर हो गया, स्केलर्स क्लियर हो गया। फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है जो कि स्केलर है, और बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है जो कि वेक्टर्स है। जहाँ वेक्टर क्वांटिटीज है उनके एडिशन, यहाँ तक कि मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी होता है, वो हमने यहाँ नहीं देखा। ठीक है, सिर्फ एडिशन देखा। उसके लिए हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं, और स्केलर अलजेब्रा बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपको बास्केट में अगर 5 kg एंड 5 kg फूट सकते हो तो 10 kg हो जाता है, वहाँ पे आपको इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये स्केलर अलजेब्रा जो थोड़ा सा पार्ट पड़ा है वो क्लियर होना चाहिए, सॉरी वेक्टर अलजेब्रा जो पड़ा है उसका थोड़ा पार्ट क्लियर होना चाहिए, और वेक्टर्स क्या होते हैं वो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू।